नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल बाबा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस तरह से हम बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और जो हमारे मन में दुविधा और डाउट क्रिएट होता है उसे हम कैसे दूर करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते वक्त याद रखना ज़रूरी है, कैसे पढ़ा जाए, किस तरह से पढ़ा जाए और कौन कौन सी चीज़ें याद करना ज़रूरी है, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जाम में। फिर दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि माइंस एक्ट, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 और माइंस रूल्स, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब आप कोल माइंस रेगुलेशन 2017 पढ़ रहे हैं तो उसको माइंस एक्ट से जोड़कर भी पढ़ना है, क्योंकि माइंस एक्ट 1952 पहले फ्रेम हुआ, उसके बाद रेगुलेशन बना जो कि सेक्शन 57 का पावर का यूज करते हुए कोल माइंस रेगुलेशन बनाया गया। टेक्निकल फील्ड में जो जो स्पेशल पॉइंट थे उनको मेंशन करके और सेफ्टी के रिगार्डिंग। तो हमको ऐसे चीज़ों को जोड़ करके देखना है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि माइंस एक्ट 1952 ख़त्म हो गया है और कोल माइंस रेगुलेशन ख़त्म हो गया है, नहीं। जैसे कि यदि आज इस टॉपिक पर बात हो रही है खान खोलने की सूचना, नोटिस ऑफ ओपनिंग, तो सेम बात हुई है सेक्शन 16 में, माइंस एक्ट 1952 में, कि खान खोलने का नोटिस किसे भेजना है और किस तरह से इसका प्रस्ताव बनाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नोटिस ऑफ ओपनिंग, कोई भी माइनिंग ऑपरेशन जब स्टार्ट किया जाता है तो उसके शुरू करने की आशय की सूचना चीफ इंस्पेक्टर द्वारा फॉर्म 1A में भेजी जाती है। फॉर्म 1A में भेजी जाएगी। कितने दिन पहले भेजी जाएगी? 30 डेज बिफोर भेजी जाएगी। किसको किसको भेजी जाएगी? चीफ इंस्पेक्टर, डीएम एंड आरआई। यदि यहाँ बात करूँ आईबीएम की, तो इसका एक्ट में उल्लेख है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसे भी भेजा जाता है। अलॉन्ग विथ प्लान शोइंग, इसमें क्या क्या चीज़ें शो करती हैं? 2 प्लान इसके साथ भेजे जाते हैं। पहला प्लान है सरफेस प्लान, ठीक है, जिसका उल्लेख रेगुलेशन नंबर 65 में है। दूसरा प्लान है एसएमपी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अब ये चीज़ याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सरफेस प्लान को इस रेगुलेशन के लागू होने के, जो खानें पहले से खोली जा चुकी हैं, तो जब सरफेस प्लान भेजा जाएगा तो वह 60 दिन के अंदर भेज दिया जाना चाहिए। यदि हम बात करें सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की तो उसे 1 साल के अंदर, विच इन अ ईयर, 1 साल के अंदर भेज देना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम किया जाता है, कई जगह क्वेश्चन आए हैं कि जो खान खोलने की सूचना, नोटिस ऑफ ओपनिंग की सूचना दी जाती है, वह ऐसे पूछ लेता है 2A कितने दिन में भेजा जाएगा। जो 2A प्लान के तहत भेजा जाता है वह कितने दिन में भेजा जाता है। तो पूरी तरह से दिया नहीं रहता कि सरफेस प्लान है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले सरफेस प्लान है 65, जिसे 60 डेज़ के अंदर भेजते हैं। दूसरा है एसएमपी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जो कि 2B है, 32B, इसे 1 साल के अंदर भेजा जाता है। इसके बाद इस प्लान में क्या क्या और चीज़ें शो होती हैं? माइन बाउंड्री, फिर आपका सॉफ्ट माइन ओपनिंग्स, ट्राई जंक्शंस, रेवेन्यू पिलर, और भी जो प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस जंक्शन है, ये सारी चीज़ें इस नोटिस ऑफ ओपनिंग के तहत शो होती हैं। तो इसकी बात तो हो गई, सरफेस प्लान कब भेजा जाएगा और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कब भेजा जाएगा। दूसरा केस है नोटिस ऑफ ओपनिंग इन केस ऑफ चेंज इन बाउंड्री ऑफ ए माइन अंडर रेगुलेशन 121 एंड 122। तो 121 में क्या दिया हुआ है, ये चीज़ जैसे आप देखेंगे कि 121 और 122 का उल्लेख कर रहा है, वहाँ पर आपको केवल यह चीज़ नहीं ध्यान देना है कि 121 और 122, यह पढ़ने का बहुत गलत तरीका है और इस तरह से आप केवल ख़त्म कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। तो जब बात करें 121 और 122 के तहत चेंज इन बाउंड्री ऑफ ए माइन, यदि किसी माइन की बाउंड्री में परिवर्तन होता है तो उस प्लान को
प्लान शोइंग द न्यू बाउंड्री, जो प्लान शो कर रहा है नई बाउंड्री को, उसे सबमिट किया जाएगा 7 दिन के अंदर। एक तो हमने पढ़ा खान खोलने का नोटिस, वह 30 दिन पहले भेजना था। इसमें यदि माइन की बाउंड्री में परिवर्तन हो रहा है, किस किस रेगुलेशन नंबर के तहत, 121 और 122। 121 में उल्लेख है वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन यूजी माइंस, अंडरग्राउंड माइंस के नज़दीक जब वर्किंग चलती है। इसका उल्लेख रेगुलेशन नंबर 21 में है, 121 में। और 122 में क्या दिया हुआ है कि माइन बाउंड्रीज इन ओसीएम, जब ओसीएम के नज़दीक वर्किंग चलती है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका रेगुलेशन नंबर 4। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 4 में क्या बात किया हुआ है, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न किसको किसको भेजा जाएगा, तीनों को भेजा जाएगा। आपके ज़िले में डीएम बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है, तो सीआई, आरआई और डीएम को भेजा जाएगा। कितने दिन पहले, कब भेजा जाएगा, ऑन और बिफोर 1 फरवरी एवरी ईयर। साल के जो पहली फरवरी होती है उस तक भेज दिया जाना चाहिए या उसके पहले। ठीक है। यदि, अब 2 केस इसमें और हैं, यदि 30 डेज ऑफ चेंज ऑफ ऑनरशिप, यदि ऑनरशिप चेंज होते हैं, माइंस की ऑनरशिप चेंज होती है, तो 30 दिन के अंदर भेज दिया जाएगा क्या, एनुअल रिटर्न। यदि अबेंडमेंट और क्लोजर होता है तो भी 30 दिन के अंदर भेज दिया जाएगा। बट यदि डिसकंटिन्यूएंस, इस वर्ड को पकड़ना है आपको, डिसकंटिन्यूएंस, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूएंस होता है ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस फॉर मोर देन 60 डेज। यदि 60 डेज आ गया और डिसकंटिन्यूएंस आ गया तो 60 दिन में ये हो गया और 30 उसमें जोड़ करके तो 90 दिन के अंदर। लेकिन डिसकंटिन्यूएंस और जो माइनिंग ऑपरेशन मोर देन 60 डेज बंद रहते हैं तो उसमें 90 दिन के अंदर हमको एनुअल रिटर्न भेजना है। तो यदि CMR 4 की बात करें, एनुअल रिटर्न, यह फॉर्म 3 में भेजी जाएगी। किसको किसको भेजी जाएगी, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। कब भेजी जाएगी, 1 फरवरी, प्रत्येक साल के 1 फरवरी या उससे पहले भेजी जाएगी। यदि ऑनरशिप में चेंज होता है तो 30 दिन के अंदर भेजी जाएगी और अबेंडनमेंट और क्लोजर होता है तो विद इन 30 डेज के अंदर ही भेजी जाएगी। यदि डिसकंटिन्यूएंस होता है तो जो डिसकंटिन्यूएंस 60 दिन से अधिक के लिए होता है तो 90 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न भेजा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे कंफ्यूजिंग यदि चैप्टर है नोटिस में जो आप लोग भूलते हैं वह है CMR 5। इसमें अधिकतर बार हम लोग भूल जाते हैं कि चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, तो इसको पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। नोटिस ऑफ अबेंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। जब खदान बंद होती है, बाधित होती है या स्थगित की जाती है तो उसका नोटिस कैसे कैसे भेजना है। अब यहाँ आपको की पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, शब्द पकड़ना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें याद रहेंगी। पहला पॉइंट है व्हेन इट इज़ इंटेंडेड, जब इरादा किया जाता है क्या करने का, टू अबेंडन ए माइन और क्लोज अ माइन, अबेंडन होने का, क्लोज करने का, और सीम और डिसकंटिन्यूएंस वर्किंग फॉर मोर देन 60 डेज, या 60 दिन से अधिक बाधित करने का इरादा हो। यहाँ पर वर्ड पकड़ना पड़ेगा, यदि वर्ड नहीं पकड़ेंगे तो आगे भी 60 डेज है और वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब इरादा किया जाता है खदान बंद करने का, क्लोज करने का और डिसकंटिन्यूएंस वर्किंग फॉर मोर देन 60 डेज, ए नोटिस शैल बी सेंट टू नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर अबेंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस, टू किसको किसको, तीनों को, CI, RI, DM, ये चीज़ें तीनों को भेजी जाएंगी। ठीक है। अब याद करने का थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं मैं। यदि अबेंडनमेंट और क्लोजिंग है तो ये 1C में भेजा जाएगा।
यदि डिसकंटिन्यूएंस हो रहा है तो उसका 1D में भेजा जाएगा, ठीक है। डी से डिसकंटिन्यूएंस और ऊपर के आप 1C याद कर लीजिएगा, फॉर्म 1C में भेजा जाएगा, ठीक है। यदि इंटेंड शब्द आता है तो आपको 30 डेज लगा देना है जब भी नोटिस ऑफ अबेंडनमेंट क्लोजर की बात होगी। तो यदि इंटेंड शब्द, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इसके साथ और क्या क्या दिया जाएगा? गिविंग रीजन्स, क्या क्या रीजन दिए जाएंगे? नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकली टू बी अफेक्टेड, कितने पर्सन इस चीज़ से प्रभावित हुए, आपका अबेंडनमेंट हुआ, क्लोजर हुआ और डिसकंटिन्यूएंस हुआ। यदि अचानक से अनफोर सिचुएशन हुआ है कि जब कोई खान अचानक से बंद कर दी गई है तो ऐसा नोटिस तुरंत भेजा जाएगा, ठीक है। आकस्मिक कारण से हुआ, इंटेंड शब्द नहीं है, ठीक है ना, इंटेंड नहीं है, अचानक से हुआ तो इसकी सूचना फोर्थविथ, तत्काल दी जाएगी। फोर्थविथ का मतलब तत्काल। आगे वही बात है, नोटिस ऑफ क्लोजर और अबेंडनमेंट शैल बी सबमिटेड इन फॉर्म 1C। याद रखना है, C से क्लोजर तो 1C याद हो जाएगा आपको। अबेंडनमेंट की भी बात करेगा तो 1C में ही। और नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, यदि डिसकंटिन्यूएंस स्थगन होता है तो इन फॉर्म 1D में भेजा जाएगा, ठीक है। D से डिसकंटिन्यूएंस, D से 1D, तो याद रखिएगा। उसके बाद एक अलग पॉइंट है, इसमें लिखा है कि वेन माइन वर्किंग आर बिलो ए प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और रेलवे और बिलो ए बिल्डिंग परमानेंट स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर ऑफ द माइन, सच नोटिस ऑफ इंटेंशन शैल बी गिवन 30 डेज बिफोर। यदि मान लीजिए कि कोई माइन वर्किंग, ठीक है, जो ऑनर के अधीन नहीं है और उसके अंदर क्या पड़ रहा है, कोई गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी है, कोई बिल्डिंग है, परमानेंट स्ट्रक्चर है रेलवे का, तो ऐसा नोटिस 30 दिन पहले भेजा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आफ्टर अबेंडनमेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस हैज अकर्ड द ऑनर एजेंट मैनेजर, OAM का मीन्स ऑनर एजेंट मैनेजर आप पढ़ेंगे, इसे जो है O से ऑनर, A से एजेंट और M से मैनेजर, शैल गिव नोटिस 7 days ऑफ अबेंडनमेंट क्लोजर और एक्सपायरी ऑफ पीरियड 60 days इन फॉर्म 1C इन क्लोजर ऑफ अबेंडनमेंट एंड फॉर्म 1D टू CIRI एंड DA। यह पॉइंट देखिए, आफ्टर अबेंडनमेंट, वहाँ पे इंटेंड शब्द था, इंटेंड शब्द में हमने 30 डेज याद किया था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अबेंडनमेंट, यदि स्थगन होता है, क्लोजर होता है और डिसकंटिन्यूएंस होता है, तब इस तरह का नोटिस ये आकस्मिक होता है, अकर्ड, ठीक है ना, आकस्मिक होता है ऐसा नोटिस, ऐसा अबेंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस, तो ऑनर एजेंट मैनेजर 7 दिन के अंदर इसकी सूचना किस किस को देंगे, CIRI और DM को। अबेंडनमेंट और क्लोजर में फॉर्म 1C में देंगे और डिसकंटिन्यूएंस में 1D में देंगे, ठीक है। यहाँ याद रखना है, यदि इंटेंड शब्द का वहाँ पर यूज नहीं है तो अचानक से, यदि मान लीजिए कि कोई खदान 60 दिन से अधिक के लिए बंद कर दी गई, अबेंडेंड कर दी जाएगी, तो उसकी सूचना 30 दिन नहीं 7 दिन। बट जब वर्ड कम आए कि वेन इट इंटेंड्स, इट इज़ इंटेंडेड टू अबेंडन अ माइन, तो इरादा है तो वहाँ 30 डेज ही आपको याद रखना होगा। यह बहुत कन्फ्यूजिंग है, स्पेशली रेगुलेशन नंबर 5। तो एक बार मैं, ये कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा बचा, चलिए कुछ इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अबेंडनमेंट वर्किंग होती है, डिसकंटिन्यूड वर्किंग में क्या अंतर है, डिसयूज्ड वर्किंग में क्या अंतर है। तो अबेंडेंट वर्किंग क्या है, यह जब आप रेगुलेशन 2017 में जो डेफिनीशंस स्टार्टिंग में दी हुई हैं उसे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ये अबेंडेंट का क्या होता है, वर्किंग एज हैज़ बीन अबेंडेंट विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, ठीक है ना, वर्किंग इन फ्यूचर मतलब कि ऐसी वर्किंग जो कि अबेंडन कर दी गई है और फ्यूचर में इसमें काम करने का कोई इरादा नहीं है, मतलब एक तरह से परमानेंट स्टॉप्ड है अबेंडन वर्किंग को। डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या है, सच वर्किंग इन ए माइन एज हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, ये अभी डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं
बाई एनी रीजन, किसी भी कारण से, एंड इज इनएक्सेसिबल, और यह अप्रवेश है, यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, इसका एक्सेस बंद है। इसमें पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्किंग इनएक्सेसिबल है, पूछ लेगा डिसकंटिन्यूड, डिसयूज्ड। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यू तो हो गई है लेकिन यह इनएक्सेसिबल है, अप्रवेश है, यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और लाइकली टू बी वर्कड अगेन, यह दोबारा चालू होने की संभावना है। तो जब हम परिभाषा पूछ लिया जाता है डिसकंटिन्यूड वर्किंग में इनमें से क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि यह इनएक्सेसिबल होती है, ऑप्शन में सही टिक करेंगे, एक्सेसिबल नहीं लिख देंगे। और लाइकली टू बी वर्कड अगेन, काम दोबारा चालू होने की संभावना है डिसकंटिन्यूड में। लेकिन अबेंडनमेंट में विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, कोई इंटेंशन नहीं है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, डिसयूज्ड वर्किंग, सच वर्किंग इन ए माइन वेयर वर्क हैज बीन टेम्पररली स्टॉप्ड, टेम्पररली स्टॉप्ड फॉर सम रीजन बट विच इज एक्सेसिबल एंड इंक्लूड्स अनयूज्ड वर्किंग। इनमें टेम्पररली स्टॉप्ड हो गया है कुछ कारण से, किंतु ये क्या है, एक्सेसिबल है, प्रवेश है, और यह अनयूज्ड वर्किंग को जोड़ती भी हैं। ठीक है, तो अबेंडेंट वर्किंग याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। यदि आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो पढ़ने का तरीका यही है कि आप उसके एक एक पॉइंट को, जो बारीक पॉइंट है उसको बहुत बारीकी से अध्ययन करें, क्योंकि किताब सब पढ़ रहे हैं, गलतियाँ छोटी छोटी जगहों पर होती हैं। अबेंडनमेंट वर्किंग विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, डिसकंटिन्यूड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन माइन हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड बाई एनी रीजन, और जो अप्रवेश हैं, इनएक्सेसिबल हैं, जिनका एक्सेस बंद है, लाइकली टू बी वर्कड अगेन, उनके चालू होने की संभावना है। डिसयूज्ड वर्किंग में एक्सेसिबल है। याद रखिएगा, इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं, डिसयूज्ड और एक्सेसिबल। हमेशा कोई भी चीज़ उल्टी वे में आप याद कर सकते हैं। जैसे डिसयूज्ड लिखा है, हम इसका उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, यूज कब करेंगे, जब ये एक्सेसिबल है। तो इस तरह से याद रखिएगा। यदि आपको याद है कि डिसयूज्ड में एक्सेसिबल कर सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक सही कर लेंगे कि डिसकंटिन्यूड में इनएक्सेसिबल है। आगे देखते हैं रेगुलेशन नंबर 7। रेगुलेशन नंबर 7 में है नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर। जब हम रेगुलेशन नंबर 7 की बात करते हैं तो इसमें सारे फॉर्मेट जो हैं याद रखिएगा 2A, 2B, 2C, 2D में हैं। इनको याद करने का मैं थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी आपको बता दूंगा, तो आपके मन में यह चीज़ बैठ कर जाएगी। और एक यूनिवर्सल फार्मूला भी है जिसके तहत आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ गलत नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर। यदि मान लीजिए मालिक बदलने, एजेंट और मैनेजर आदि के नियुक्ति की सूचना, विद इन 7 days नोटिस शैल बी सेंट टू CIMRI एज फॉलोज। यदि मान लीजिए कि मालिक बदलते हैं और मालिक बदले, एजेंट बदले, मैनेजर आदि के नियुक्ति की सूचना कैसे कैसे भेजी जाएगी। सबसे पहले आता है फॉर्म 2A। इसमें क्या होता है, चेंज इन नेम ऑफ माइन। यदि किसी माइन में चेंज होता है तो फॉर्म 2A में भेजा जाता है। इसकी याद करने का तरीका जैसे ही यह ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। चेंज इन ऑनरशिप ऑफ माइन इन फॉर्म 2B। यदि ऑनरशिप चेंज हुई तो फॉर्म 2B में। चेंज इन एड्रेस ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर तो फॉर्म 2C में इसकी जानकारी भेजी जाएगी। यदि एड्रेस में चेंज होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, तो इसकी जानकारी फॉर्म 2D में भेजी जाएगी। यदि टर्मिनेट किया जाता है एजेंट मैनेजर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, तो इसकी जानकारी फॉर्म 2E में भेजी जाएगी। अब इसके याद करने का तरीका मैं बताता हूँ किस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। इसमें एक चीज़ याद रख लीजिए कि जो भी यदि माइन के नाम में चेंज होता है, ऑनरशिप में परिवर्तन होता है, मालिक एजेंट के एड्रेस में परिवर्तन होता है, या अपॉइंटमेंट होता है, या टर्मिनेशन होता है, सब में रेगुलेशन नंबर 7 में 7 दिन के अंदर ही यह नोटिस भेजी जानी चाहिए। आगे
इसके याद करने के तरीके की बात कर रहे थे, तो याद कैसे करना है, 2A 2B 2C 2D 2E। देखिए, चेंज इन नेम ऑफ माइन, सबसे पहले मान लीजिए कोई भी यदि काम कर रहे हैं तो वहाँ पे माइंस रहेगी, तो इसलिए याद रखिए कि इसका स्टार्टिंग कर दिया आपने 2A, सबसे पहले तो माइंस रहेगी। तो यदि नेम ऑफ माइन इन फॉर्म 2A होता है तो उसको याद रखिए आप 2A में होता है, सबसे पहले 2A आएगा। उसके बाद इस खदान को होल्ड करने वाला कौन है, ऑनर होगा। तो सीक्वेंस से याद करिए कि यह 2B, सबसे पहले यदि माइंस के नाम में कोई परिवर्तन होता है तो 2A, यदि मालिक में परिवर्तन होता है तो 2B। अब ये 2C कैसे याद करेंगे, आप देखेंगे कि जो है C टाइप क्वार्टर होते हैं, ABC है ना, माइनर्स। तो C टाइप क्वार्टर एड्रेस को संबंधित करता है, किसी का एड्रेस होगा। तो यदि जब भी बात करें कि चेंज इन एड्रेस ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर, तो आप याद रखिए कि 2C की बात कर रहा है, क्योंकि एड्रेस C टाइप क्वार्टर होते हैं। A टाइप में सिंगल बेडरूम होता है, फिर B टाइप में डबल बेडरूम 2 BHK, फिर C टाइप में 3 BHK। तो C टाइप क्वार्टर से आपको 2C याद रहेगा। उसके बाद ऑनर, कुछ लोगों को जो कि कंट्रोलिंग, सुपरविजन, मैनेजमेंट के कुछ पर्सन रहेंगे और कुछ लोग जो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति करेगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एनी असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, मैनेजर, एजेंट, इंजीनियर, इसकी सूचना 2D में दी जाएगी। अब D कैसे याद रखेंगे, D से होता है डेजिग्नेशन, तो जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है जिनकी नियुक्ति की बात है तो वह 2D में दिया जाएगा। एक और पॉइंट बचा 2E, तो 2E से है टर्मिनेशन ऑफ, यदि किसी की सेवा समाप्त होती है या किसी का कार्यकाल खत्म होता है तो इसकी सूचना फॉर्म 2E में भेजी जाएगी। E से याद रखिए एंड, एंड मतलब खत्म, तो 2E। ठीक है, मेरे हिसाब से याद रहेगा। फिर से एक बार रिकैप करेंगे। सबसे पहले माइन आएगी, तो ABCDE के क्रम में याद रखना है, ABCDE। सबसे पहले माइन आएगी, माइन में के नाम में चेंज में परिवर्तन होता है 2A, 7 दिन के अंदर ही। फिर उसके बाद ऑनर आएंगे तो 2B, यदि इनके ऑनरशिप में परिवर्तन होता है ये भी 7 दिन। फिर C टाइप क्वार्टर मैंने बताया 2C, ये भी 7 डेज। 2D में डेजिग्नेटेड पर्सन, जो भी जिनकी भी नई नियुक्ति होगी अधिकारियों की, या चाहे वेलफेयर ऑफिसर की बात हो या किसी भी अधिकारियों की, जो मैक्सिमम नियुक्ति की सूचना है वह 7 डेज ही है। तो इसको आप एक तरह से यूनिवर्सल फार्मूले की तरह देख सकते हैं। E से 2E एंड होगा, यह 7 डेज के अंदर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। When ownership of mine is transferred, the previous owner or his agent shall make over to the new owner or his agent within 7 days of the transfer all plans, reports, registers, other records maintained as per regulation orders। ठीक है, यदि मान लीजिए कि जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है तो प्रीवियस ऑनर, जो पहले थे और जो नए आए हैं, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ऑल प्लान्स, रिपोर्ट्स, रजिस्टर्स, अदर रिकॉर्ड को मेंटेन करके भेजेंगे। ठीक है ना, जब ऑनरशिप माइन का ट्रांसफ़र हुआ तो प्रीवियस ऑनर अपने नए ऑनर को नए प्लान सबमिट करेंगे, और जब यह काम हो जाएगा तो दोनों मालिक अपने अपने एजेंट इसकी सूचना किसको किसको देंगे। व्हेन दिस हैज़ बीन डन बोथ प्रीवियस एंड न्यू ऑनर और देयर रेस्पेक्टिव एजेंट सेल फोर्थ विथ इन्फॉर्म, उसके बाद चीफ इंस्पेक्टर और RI को इन्फॉर्म करेंगे। द ऑनर सेल सेंड टू चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर ए स्टेटमेंट शोइंग, जो जानकारी होगी उसमें कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, नेम एंड चेंज, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एवरी पर्सन, प्रत्येक पर्सन का नाम और उसका डेजिग्नेशन रहेगा, उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जिसके लिए वह ऑथराइज किया गया है। एवरी पर्सन सेल बी एन एजेंट फॉर द माइन, जो भी कंट्रोल, मैनेजमेंट, सुपरविजन, डायरेक्शन के काम में, ठीक है ना, ऑनर एजेंट की ओर से भाग लेता है उसे, ऑनर की ओर से भाग लेता है उसे एजेंट कहा जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनी चेंज, एडिशन, एल्टरेशन इन द माइन, यदि किसी भी तरह का परिवर्तन होता है, ठीक है ना, माइंस में या अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द स्टेटमेंट, तो सेल बी रिपोर्टेड टू द CI और RI को 7 दिन के अंदर भेजा जाएगा यदि किसी भी तरह का परिवर्तन किया जाता है।
तो इस वीडियो का उद्देश्य यह नहीं था कि इससे पढ़ करके आप बिल्कुल 100% आपसे सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन एक पढ़ने का तरीका है, इससे आप सीख सकते हैं कि कैसे पढ़ा जाए और सही वे में चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अपनी पढ़ाई आप बुक से जारी रखें। इस तरह के और वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मैं चीज़ों को एक एक करके समराइज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसका मैं एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूँ। नोटिस ऑफ ओपनिंग जो भी कमेंसमेंट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन होगी सेक्शन 16 के अधीन 3 लोगों को जाएगी, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डीएम को। और माइंस एक्ट के तहत बात करें तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को कब जाएगी? 30 दिन पहले जाएगी, फॉर्म 1A में जाएगी। इसके साथ 2 प्लान शो होंगे। पहला होगा आपका सरफेस प्लान, दूसरा होगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सरफेस प्लान यह रेगुलेशन लागू होने के 60 दिन के अंदर और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 1 साल के अंदर सबमिट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि किसी माइंस की बाउंड्री में परिवर्तन होता है या कि आप अंडरग्राउंड वर्किंग के सीमा के पास कोई खदान चलाते हैं या ओपन कास्ट के नज़दीक खदान चलाते हैं तो ऐसी स्थिति में 7 दिन के अंदर नोटिस भेजा जाएगा। रेगुलेशन नंबर 4 में एनुअल रिटर्न के बारे में दिया गया है। किसको किसको भेजा जाएगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कब भेजा जाएगा? 1 फरवरी को भेजा जाएगा या उससे पहले। यदि चेंज होता है ऑनरशिप में और यदि अबेंडनमेंट और क्लोजर होता है तो 30 दिन के अंदर ही भेजा जाना चाहिए। लेकिन यदि डिसकंटिन्यूएंस जो कि एक्सीड कर रहा है 16 डेज से, तो ऐसा एनुअल रिटर्न 90 दिन के अंदर भेज दिया जाना चाहिए। कोल माइंस रेगुलेशन 5 की बात करें तो नोटिस ऑफ अबेंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस, यदि इंटेंड शब्द आए कि इंटेंड बंद करने का इरादा है, कितने दिन का? जो कि वर्किंग डिसकंटिन्यूएंस वर्किंग फॉर मोर देन 60 डेज से अधिक बंद करने का इरादा है तो 30 दिन पहले इसकी जानकारी तीनों को भेजी जाएगी, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डीएम को। उसमें रीजन दिए जाएंगे कि कौन कौन अफेक्ट होता है और इसकी सूचना भेजी जाएगी। यदि अनफोर्सीन कंडीशन आ गई हैं, आकस्मिक ऐसे कारण आ गए हैं कि बंद करना पड़ता है, तो ऐसी सूचना तुरंत भेजी जाएगी। नोटिस ऑफ क्लोजर अबेंडनमेंट सेल बी, यदि क्लोज और अबेंडनमेंट करता है तो उसको फॉर्म 1G में भेजा जाएगा। डिसकंटिन्यूएंस का नोटिस 1D में भेजा जाएगा। अगले टॉपिक में बात करें वेन वर्किंग और बिलो ए प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, यदि कोई माइन वर्किंग, ठीक है ना, जिसके बंद होने का इरादा है, ऐसी माइंस जिसके बंद होने का इरादा है और जो ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर चलती है या आती है जो कि नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर, ऑनर के बिलोंगिंग्स के अंडर में नहीं है, तो उसका नोटिस 30 दिन पहले भेजा जाएगा। आगे देखते हैं। आफ्टर अबेंडमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूज हैज़ ऑक्यूपाइड द ऑनर, एजेंट मैनेजर शैल गिव नोटिस टू 7 डेज ऑफ अबेंडनमेंट, क्लोजर और एक्सपायरी ऑफ 60 डेज इन फॉर्म 1C। ठीक है, वही बात है कि यदि अब इंटेंड शब्द यदि नहीं आया है, यहाँ पे यही समझाने की बात कर रहा हूँ कि यदि स्थगित सीधा कर दिया गया है, अबेंडन कर दिया गया है, क्लोजर कर दिया गया है, डिसकंटिन्यूएंस कर दिया गया है इमीडिएट, तत्कालिक रूप से, तो ऐसा नोटिस 7 दिन के अंदर 1C में जाएगा। डिसकंटिन्यूएंस वर्ड आए तो D से डिसकंटिन्यूएंस 1D लगाएंगे आप। लेकिन इंटेंड शब्द आए 60 दिन से अधिक के लिए बंद हो तो वहाँ 30 डेज होगा। यह पढ़ने का तरीका है, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। वर्किंग्स 3 तरह की लिखी हुई हैं आपके डेफिनीशन में। कोल माइंस अबेंडेंड वर्किंग विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, इसमें कोई इंटेंशन नहीं है आगे काम करने का। डिसकंटिन्यूड वर्किंग्स में यह इनएक्सेसिबल हैं, अप्रवेश हैं और आगे इनके काम चालू करने की संभावना है। डिसयूज्ड वर्किंग, डिसयूज से आपको समझाया था कि यदि डिसयूज लिखा है तो यूज का अपोजिट, डिसयूज का यूज, तो उसको हम यूज कर सकते हैं, तो उसको याद करिएगा। एक्सेसिबल, प्रवेश, उसमें अनयूज्ड वर्किंग भी शामिल है। नोटिस ऑफ रीओपनिंग की बात करें, खदान खोलने की सूचना, तो यह 1B में है। कितने दिन पहले भेजा जाएगा? 30 दिन पहले इसको भी भेजा जाएगा, ठीक है ना। सूचना किस किस को? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर और डीएम को। यदि मान लीजिए कि नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट मैनेजर का होता है तो रेगुलेशन नंबर 7 में है, सारी एक्टिविटी इसमें 7 दिन के लिए हैं। सबसे पहले खदान होती है तो नोटिस ऑफ चेंज, ठीक है ना, इन नेम ऑफ माइन होता है। सबसे पहले माइंस होगी तो 2A, इसको याद रख लीजिए कि कोई सीक्वेंस होता है ABCD।
अब उसको ध्यान कैसे रखना है, सबसे पहले खदान का नाम होता है कोई भी, तो 2A परिवर्तन हुआ तो उसके बाद उसके ऑनर रहते हैं, तो 2B उसमें कोई परिवर्तन होता है 7 डेज। C से C टाइप क्वार्टर याद रख लीजिए, तो एड्रेस में यदि परिवर्तन होता है तो 2C। D से कोई डिजिग्नेशन होता है तो किसी की भी नियुक्ति होती है तो फॉर्म 2D में भेजते हैं, जो भी किसी की भी नहीं, एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर की। तो 2D में E से एंड मतलब टर्मिनेशन, टर्मिनेशन जो होता है तो उसका 2E में भेजते हैं। उसके बाद जब ऑनरशिप माइंस की चेंज की जाती है तो प्रीवियस ऑनर नए ऑनर को सारे प्लान सबमिट करता है, और जब यह दोनों काम आपस में हो जाते हैं इसकी सूचना CI और RI को भेजी जाती है। उसमें निम्नलिखित बातें लिखी होती हैं, पर्सन का नेम और डेजिग्नेशन लिखा होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी रहती है। यदि किसी माइंस में कोई भी चेंज, एडिशन या अल्ट्रेशन, नेम में परिवर्तन होता है तो उसकी रिपोर्ट CIM एंड RI को 7 दिन के अंदर भेजी जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।